गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग या हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग का जो हमने डिज़ाइन देखा था वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड था। एक था डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड। इस स्टैटिक लोड का मतलब है आपको कि जो आपको लोड मिलेगा, अगर वो सिंगल लोड है तो हमने उसको डिनोट किया था P से, और अगर हमारा वो लोड दो टाइप का लोड दिख रहा था जो वेरी कर रहा था तो हमने उसको नोटेशन बनाया था P1 और P2 इस तरीके से। और उसके बाद हमने टाउ ए जो लिया था जो होता है 0.3 या 0.5 SUT, इसके बेसिस पे टाउ ए परमिसिबल शियर स्ट्रेस निकाला था। उसके बाद हमने इसके साथ एक और इक्वेशन यूज किया था के 8PC अपॉन पाई डी स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर ये दो लोड का क्वेश्चन था तो ये हमने इसको मैक्सिमम लोड पे हम इसको डिजाइन करते थे और यहाँ से हम इसका वायर डायमीटर स्मॉल डी निकालते थे। उसके बाद हमें सारे डायमेंशंस मिल जाते थे, कैपिटल डी जो होता है C/D, है ना। उसके बाद हम निकालते थे डेल्टा का इक्वेशन यूज करके, हम निकालते थे नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। डाटा बुक को देखते हम निकालते थे एनटी, है ना। फिर आपके पास एलएफ का इक्वेशन था जो है सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस एक्चुअल डिफ्लेक्शन। उसके बाद हम निकालते थे पिच और उसके बाद एक्चुअल स्टिफनेस की वैल्यू हम निकाल लेते थे। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस सॉल्व करते हुए हमने जो न्यूमेरिकल्स देखे थे इसको हम स्टैटिक लोड मानते थे, जिसमें हम दो लोड वाले केस को खासकर हम P1 और P2 से डिनोट करते थे। इसके बाद हमने फ्लक्चुएटिंग का केस देखा था जिसमें ये जो दोनों लोड है इसको हम P मैक्स और P मिन मान के चलेंगे। P मैक्स और P मिन, है ना, ये दो लोड को हमने ये नोटेशन दिया था। उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है एम्पलीट्यूड लोड की और मीन लोड की, ये दोनों लोड की जरूरत पड़ेगी, है ना। दोनों जो इसका फॉर्मूला हमने देखा था P मैक्स माइनस P मिन बाई 2 और ये होता है P मैक्स प्लस P मिन बाई 2। तो जैसे ही लोड मिल जाता है फिर हमने ये एम्पलीट्यूड स्ट्रेस की वैल्यू लिखा था जो होता है 8PD अपॉन पाई डी क्यूब। फिर हमने देखा था टाउ एम जो होता है KS 8PD अपॉन पाई डी क्यूब। और फिर इनको यूज करते हुए हमने एक इक्वेशन देखा था दैट इज टाउ ए SSY अपॉन FOS माइनस टाउ एम इक्वल्स टू SSE डैश बाई 2 अपॉन SSY माइनस SSE डैश बाई 2। इस तरीके से हमने अब इस इक्वेशन का यूज करते हुए जो निकाला था वो वायर डायमीटर D निकाला था। और एक न्यूमेरिकल हमने ये भी देखा था कि वायर डायमीटर D निकाल के उसके बाद हमने उसको स्टैटिक से ही उसको डिजाइन किया था। या फिर कुछ केस में हम इसका FOS भी हमने न्यूमेरिकल देखा था कि FOS भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग और हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग का जो डिज़ाइन है ये बेसिकली स्टैटिक लोड या फ्लक्चुएटिंग लोड पे डिपेंड करता है ना। जिसमें हम जो दो लोड है उसको क्या मान के चलते हैं, हम उसके हिसाब से उसके नोटेशंस रखते हैं और उसको उसके प्रोसेस के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। अब आगे जो हम आज जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें ये दोनों चीज़ों को कंबाइंड करके पूछा गया है ना, जिसमें आपको स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग के तरीके से आपको जो लोड वैरी कर रहा है उसको आपको स्टैटिक भी मान के चलना है और उसको आपको फ्लक्चुएटिंग मान के चलना है। तो उस केस में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको दोनों केस एक साथ मिलेंगे, स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग केस एक साथ आपको दिखेगा, तो उसमें आपको क्या एक सिंपल से मॉडिफिकेशंस करके आप उस प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। उसी कैटेगरी में आपको जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 45 में नोट्स में, वो एग्जाम्पल 10.14 आपको दिखेगा। इसमें आपको एक कैम मैकेनिज्म दिख रहा है, कैम और फॉलोवर जो एक हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग से बंधा हुआ है ना। अगर उसका डायग्राम बनाओ तो ये आपका एक कैम है ना। इसके बाद ये फॉलोवर इसमें लगा हुआ है इस टाइप का, और वो एक स्प्रिंग लोडेड है वो फॉलोवर इस तरीके से। और यहाँ पर एक कैम की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी है ना। ये ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 mm। कैम के सेंटर से उसकी इसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है। और यहाँ पर एक हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डला है, इस टाइप का एक सिंपल सा डायग्राम, लाइन डायग्राम दिया हुआ है आपके उसमें। और लिखा है द फोर्स बिटवीन कैम एंड फॉलोवर वेरीज फ्रॉम 100 न्यूटन टू 250 न्यूटन। जो फोर्स वैरी कर रहा है वो 100 न्यूटन से 250 न्यूटन के बीच में वैरी कर रहा है, सॉरी 350। टाउ ए आपको लेने बोला गया है
0.3 SUT. Design the spring for static consideration and find FOS against fluctuating stresses. मतलब अब इस केस में आपको दिख रहा है ये दो लोड है। अब इन लोड्स को यूज करते हुए आपको पहला कर बोल रहा है कि आपको स्टैटिक कंसिडरेशन मान के इस पूरे स्प्रिंग को डिजाइन करना है। मतलब ये दोनों लोड को आपको स्टैटिक मान के चलना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप सारे डायमेंशंस निकालेंगे और उसके बाद इन दोनों फोर्स को अगेन आपको फ्लक्चुएटिंग मानना है और उसके थ्रू आपको एफओएस निकालना है। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन कंबाइन हो जाते हैं। तो हम इसको इसलिए दो पार्ट में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग डालते हैं इसके सॉल्यूशन में डालते हैं डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड। तो अगर हम स्टैटिक लोड लेके चल रहे हैं तो आपको मालूम है कि दोनों लोड का जो नोटेशन है वो बन जाएगा, मैक्सिमम लोड जो P1 है वो हो जाएगा आपका 350 न्यूटन और जो आपका जो मिनिमम लोड है P2 ये कहलाएगा 100 न्यूटन का। तो इस तरीके से हम स्टैटिक लोड में हमेशा वो दोनों लोड को नोटेशन देते हैं P1 और P2। इसके बेसिस पे, है ना, हम अपना स्टेप्स चालू करेंगे। लेकिन आपको ध्यान है कि जब भी वायर डायमीटर निकालते हैं तो हम परमिसिबल स्ट्रेस लेके चलते हैं टाउ ए, जो कि है आपका 0.3 SUT और टाउ का इक्वेशन बनता है आपका K8PC अपॉन पाई डी स्क्वायर। इसको यूज करते हैं और यहाँ पर हम टाउ ए की वैल्यू रखते हैं। लेकिन हमारे पास न्यूमेरिकल में हमारे पास SUT की वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए हम ये परमिसिबल स्ट्रेस नहीं निकाल सकते, जिसके बेसिस पे आपका डायमीटर भी नहीं निकल सकता। और हमारे पास एक और डाटा मिसिंग है, स्प्रिंग इंडेक्स भी हमारे पास नहीं है। तो ये अगर आपके पास सबसे पहले आप देखेंगे तो SUT अगर आपके पास नहीं है तो हमने जो न्यूमेरिकल्स किया था जिसमें SUT गिवन नहीं था तो उसमें मटेरियल गिवन था और फिर हमने उसको ट्रायल और एरर प्रोसीजर से हमने उसको सॉल्व किया था। लेकिन अब की बार आपके पास मटेरियल भी गिवन नहीं है, इसका मतलब आपको स्प्रिंग का मटेरियल एज्यूम करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम फिर से ट्रायल और एरर मेथड से ही उसका वायर डायमीटर निकालेंगे SUT एज्यूम करके। उसी तरीके से आपको जो स्प्रिंग इंडेक्स C की वैल्यू है इसको भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत 2-3 एजम्पशंस आपको लगेंगे, इसलिए हमारा जो पहला स्टेप बन जाएगा जैसा कि आपके नोट्स में है वो है स्प्रिंग मटेरियल का। हम सबसे पहले आपका स्प्रिंग मटेरियल देखेंगे, आपको क्या लेना है। अब हमने देखा था कि हमारे पास स्प्रिंग के 6 मटेरियल हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। उसके बाद SW और VW। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था हमारे पास बेस्ट ग्रेड के जो स्प्रिंग मटेरियल्स होते हैं वो SW और VW ग्रेड के ही होते हैं, जिसमें SW आपके जनरली इंडस्ट्रियल स्प्रिंग्स या कोई मैकेनिज्म में आपके स्प्रिंग्स लग रहे हैं वहाँ पर SW ग्रेड का यूज़ करते हैं। और स्पेशली जो इंजन के वॉल्स रहते हैं, वॉल्स या क्लचेस में जो स्प्रिंग्स यूज़ होते हैं, है ना, वो आपके VW के ग्रेड के रहते हैं। तो हमको अगर हमको एज्यूम करना है तो हम ये बेसिकली यही 2 ग्रेड में से हम एज्यूम करेंगे। तो अभी ये आपका एक इंडस्ट्रियल एक मैकेनिज्म का स्प्रिंग दिख रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर एक ग्रेड रख लेते हैं SW, है ना। तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना, जो आपको 10.4 में दिया है जैसा आपकी नोट्स में लिखा है ना, कि लेट अस सेलेक्ट ऑयल हार्डेंड एंड टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ ग्रेड SW। तो यहाँ पर हम जो ग्रेड रख रहे हैं वो है आपका SW। सेकंड, जैसे आपको SW मिल जाता है, आपको स्प्रिंग इंडेक्स भी मैंने बताया था चाहिए रहेगा। तो स्प्रिंग इंडेक्स C की वैल्यू एज्यूम कर ली गई है यहाँ पर 6। मैंने बताया था 5, 6 या 8 ये 3 वैल्यूज होती हैं जनरली जो आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में देखने मिला। आप इसमें से कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इसको 6 रख लिया है। अब थर्ड स्टेप में जो आपका है ये आपका निकल जाएगा वायर डायमीटर स्मॉल d। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, लेकिन इसको उसी प्रोसेस से निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको ये 2 इक्वेशन है, एक टाउ ए के और एक इंड्यूस स्ट्रेस टाउ का, है ना। इस टाइप से आपका इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास मटेरियल तो मिल गया है लेकिन SUT की वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको इसको ट्रायल एंड एरर से प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले K की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, जो 4C-1 वॉल फैक्टर होता है 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन C। इससे 6 की वैल्यू आती है C6 पे 1.2525। अब हमें इक्वेशंस बनाने हैं। तो पहला इक्वेशंस आपका बनता है एलॉयबल स्ट्रेस का, जो कि है 0.3 टाइम्स SUT जो आपको मिला हुआ है ना। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद हम जो दूसरा इक्वेशन बनाएंगे वो मैक्सिमम लोड को लेके बनाएंगे, दैट इज टाउ इक्वल्स टू K टाइम्स 8P1C अपॉन पाई डी स्क्वायर। और यहाँ पर K की वैल्यू P1 जो आपका है 350 न्यूटन, C की वैल्यू 6 रखेंगे और K आपका 1.2525। तो यहाँ पर इंड्यूस स्ट्रेस का इक्वेशन निकल के आएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना,
जो आएगा 6697.88 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये अलाउएबल स्ट्रेस का इक्वेशन है और एक इंड्यूस स्ट्रेस का इक्वेशन है जो डिपेंड करता है एसयूटी पे और डी पे। और इसी तरीके से हमको अब ट्रायल्स चालू करने हैं और ट्रायल्स चालू करने के लिए हम आपको फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी डाटा बुक की। और डाटा बुक में हमने ग्रेड दे लिया SW, तो SW हम यूज़ करेंगे। तो मैंने बताया था कि हम जनरली पहला ट्रायल चालू करते हैं D = 3 mm पे। तो अगर मैं ये ट्रायल 1 लिखूं तो हम देखेंगे D = 3 mm पे हमको SUT की वैल्यू मिल रही है 1520 इस तरीके से। अब पुटिंग SUT इन इक्वेशन 1 एंड D इन इक्वेशन 2, तो हमको जो अलाउएबल स्ट्रेस टाउ A मिलेगा, ये मिल रहा है हमको 456 और जो इंड्यूस स्ट्रेस है ये मिल रहा है 744.21। तो SUT की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में डालना है और डायमीटर की वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में डालना है। तो आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा। अब ये दोनों का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंड्यूस स्ट्रेस है 744 जो कि अलाउएबल से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमको ये हम लिखना पड़ेगा डिज़ाइन इज नॉट सेफ, हैंस वी प्रोसीड टू ट्रायल 2। हम ट्रायल 2 में जाएंगे जहां पर हम इस डी को और एक्सीड करेंगे। तो ये नेक्स्ट आपका है 3.6 इस तरीके से। तो ये 3.6 पे भी आपको SUT मिलेगा। 3.6 की वैल्यू पे SUT मिल रहा है 1480। अब इसको आप रखेंगे तो फिर से अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी आपकी 4444 और इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है 516.81। तो फिर से आपका इंड्यूस स्ट्रेस अलाउएबल से ज़्यादा है, एक्सीड है। तो इसलिए हम फिर से ट्रायल 3 पे जाएंगे जिसमें हम डी को और बढ़ाएंगे। तो हमने स्टैंडर्ड टू डायमीटर्स मैंने आपको बताया था कि 3 के बाद 3.6, उसके बाद हमारा आता है 4 mm 4.0 mm, जिसपे आपको SUT मिलेगा 1480 ही आया है इसका SUT। अब 4 mm से अगर आप इसका अब अलाउएबल स्ट्रेस निकालेंगे टाउ A की वैल्यू, तो ये टाउ A की वैल्यू आ रही है फिर से 444 ही आ रही है। और जो इंड्यूस स्ट्रेस है ये अब कम हो जाएगा 418.62। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि 4 mm पे हमारा जो अलाउएबल स्ट्रेस है अब आपका एक्सीड कर गया है इंड्यूस स्ट्रेस से, या फिर बोल सकते हैं इंड्यूस स्ट्रेस अब कम आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रायल एंड एरर में अब यहाँ पर जो हमारा D है वो हमारा बन जाएगा 4 mm। 4 mm पे सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा D कहलाएगा 4 mm। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ और नया ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रोसेस में। बस इतना ही चेंज है कि जैसे ही आपको अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग का लोड के क्वेश्चंस अगर एक साथ कंबाइंड वे में फॉर्म सॉल्व करने आते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपका डायमीटर निकलेगा स्टैटिक लोडिंग के केस से उसको आप 1 mm और बढ़ा देंगे, है ना। उसका जैसे यहाँ पर अपन 4 mm आया है हमारा, तो हम उसका 5 mm लेके चलेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में इस दोनों लोड को फ्लक्चुएटिंग भी मान के चलना है और उससे आपको FOS भी निकालना है। और फ्लक्चुएटिंग लोड थोड़ा क्रिटिकल होता है ना, ये आपकी मटेरियल को फेल कर सकता है। इसलिए उसके डायमेंशंस को हम, क्योंकि इसको फ्लक्चुएटिंग है इसलिए उसको बढ़ाएंगे। हमने अभी तक जब भी स्टैटिक लोड का केस और फ्लक्चुएटिंग का केस अगर जब तक अलग अलग देखा था वहाँ पर हमने जस्ट जो आपको डायमीटर मिल रहा था उसी को रखा था, या जस्ट हमने राउंड ऑफ किया था उसको, हमने कोई भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस को नहीं बढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल में आपको ऐसा कोई केस मिलेगा जिसमें स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग एक साथ आ रहा है, वहाँ पर आपको अपना जो भी डायमीटर सेटिस्फाई कर रहा है फिर भी सेफ साइड रहने के लिए उससे आप 1 mm और बढ़ा लेंगे। ऐसा सिर्फ ये कंबाइंड केस में ही आपको करना है, नहीं तो जनरल केस में जब वो अलग अलग आएगा आपको सिंपल डायमीटर को राउंड ऑफ करना है, या जो डायमीटर ट्रायल एरर में सेटिस्फाई कर रहा है उसी डायमीटर को रख लेना है। तो इसलिए उसको आपको एक रीजन देना पड़ेगा, है ना, कि सिंस D = 4 mm, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि सिंस D = जो 4 mm आपका आया है इज सेटिस्फाइंग द डिजाइन रिक्वायरमेंट, है ना, बट टू अकाउंट फॉर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस let us take D = 5 mm। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा,
है ना, कि आपका जो 4 mm है वो आपका डिज़ाइन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई तो कर रहा है, पर हमको आगे इसको फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को भी इस स्प्रिंग को झेलना है, इसलिए हम उसके डायमीटर को इंक्रीज करेंगे और वो आपका डी बन जाएगा आपका 5 mm। और जैसे ही आपका डी 5 mm मिल जाता है तो आपको यहाँ पर उसका SUT की वैल्यू भी लिख लेना डाटा बुक से देख के, है ना, कि 5 mm पे SW ग्रेड के 5 mm पे SUT, क्योंकि ये आगे आपको जब आप फ्लक्चुएटिंग का सॉल्व करेंगे वहाँ आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैंने वहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया कि इसकी SUT की वैल्यू आ रही है 1440 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका डायमीटर आ जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप है ना, ये जैसे अगर मैं 4th स्टेप बोलूँ, है ना, आप इसको लेते जाएंगे तो ये स्टेप की नंबरिंग करते जाएंगे, है ना, ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा है इसीलिए। तो कैपिटल डी की वैल्यू जो होती है C इंटू डी, मतलब आपने 6 लिया तो 6 5 ये आएगा आपका 30 mm, है ना। 5th में आपको चाहिए नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, जो डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन पे, और डिफ्लेक्शन कैम के केस में इसेंट्रिसिटी ट्वाइस होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है ना, आपको एन अगर निकालना है तो जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो कैम के केस में ट्वाइस इसेंट्रिसिटी रहती है ना। यहाँ पर जो स्प्रिंग का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा इसके बॉटम पॉइंट पे और टॉप पॉइंट पे, जब भी ये कैम ये आपका ऊपर नीचे होगा जैसे ये रोटेट होने के कारण, है ना, तो उससे जो ये आपका डिफ्लेक्शन आएगा वो ट्वाइस इसेंट्रिसिटी रहेगा। तो इस केस में आपको दिख रहा है ये 20 mm है, और डिफ्लेक्शन हम 2 लोड के केस में जानते थे इक्वेशन जो होता था 8p1 माइनस p2 d³ अपॉन Gd⁴। आपका ये G फिर से वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, दैट इज 81370 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। P1 आपका 350 है, P2 100 है, कैपिटल D आपने निकाल लिया 30 और आप डिफ्लेक्शन रखेंगे 20। इससे आपको जो N आएगा वो आ रहा है, N की वैल्यू 18.84 कॉइल्स आ रही है, जिसको हम राउंड फिगर में 19 मान के चलेंगे। उसके बाद आपका 6th स्टेप में हम NT निकाल के देखेंगे। NT हम जानते हैं कि फिर से हम मान के चलेंगे द एंड्स ऑफ द स्टाइल ऑफ एंड्स इज एज्यूमिंग स्क्वायर्ड एंड राउंड एंड्स फॉर विच NT इक्वल्स टू N+2, और यहाँ पर ये हो जाएगा ये 21 कॉइल्स। 7th स्टेप में हम जाएंगे जिसमें हम LF निकालेंगे। LF निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रहेगा सॉलिड लेंथ LS, जो कि होता है NT इंटू D, मतलब 21 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 105 मिलीमीटर। उसके बाद हम देंगे टोटल एक्सियल गैप। टोटल गैप की बात करेंगे तो ये होता है इसका फॉर्मूला NT-1 इंटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स, और एक गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स को हम एज्यूम करेंगे 1 mm, तो ये आपका आ जाएगा दिख रहा है 20 की वैल्यू आ जाएगी ये LF की 20 mm। उसके बाद हम निकालेंगे एक्चुअल डिफ्लेक्शन, और 2 लोड के केस में हमने देखा था कि एक्चुअल डिफ्लेक्शन होता है Δ1, जो कि आपको P1 यूज करके निकालना है। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा लिखेंगे 8p1 d³ अपॉन Gd⁴। यहाँ पर आपका P1 मैक्सिमम लोड है 350, D है आपका 30, कैपिटल N है आपका 19, G 81370 और D है आपका 5⁴। इसको यूज करेंगे तो आपका ये Δ1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर Δ1 मेरा आ रहा है यहाँ पर 28.24 मिलीमीटर, और इन्हीं को अगर आप तीनों को ऐड करेंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा फ्री लेंथ 105 प्लस 20 प्लस 28.24, तो ये LF निकल रहा है 153.24, जिसको हम राउंड फिगर में हम लेंगे 155 मिलीमीटर। ये आपका फ्री लेंथ आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम पिच ऑफ द कॉइल निकालेंगे, जो होता है LF अपॉन NT-1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पिच की एग्जैक्ट वैल्यू आती है 7.75 मिलीमीटर। अब नोट्स में आपको पिच के बाद कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो उसमें हम एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं। मैंने ये स्टेप शायद उसमें नहीं दिख रहा है आपको, है ना, तो जो पिच के बाद हम एक और स्टेप निकालते हैं एक्चुअल स्टिफनेस का, है ना, जो Gd⁴ अपॉन 8 d³ होता है इस टाइप का। तो ये स्टिफनेस की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, न्यूटन पर मिलीमीटर में निकलेगा, है ना, एग्जाम में इसको निकाल लेंगे। हम एग्जैक्ट स्टिफनेस की बात करते हैं, उसको आप निकाल लेंगे, वहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ये 9 स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा, जिसको आपको वहाँ सॉल्व करना है। यहाँ थोड़ा स्टेप की नंबरिंग में आपको नोट थोड़ा दिखेगी अलग है, तो अपने हिसाब से उसको जमाएंगे, और ये 9 स्टेप में आपका ये पूरा स्टैटिक लोडिंग के बेसिस पे जो डिज़ाइन है ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमको फिर हेडिंग डालना है, जिसको हम बोलेंगे,
है ना, जो हमको पूछा है कि फाइंड एफओएस अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, तो हम वही हेडिंग डालेंगे कि एफओएस अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। अब आपको फ्लक्चुएटिंग लोड के बेसिस पे आपको एफओएस निकालना है, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप हमेशा बनता है एम्पलीट्यूड और मीन स्ट्रेस निकालने का। और इसको निकालने के लिए अब ये दोनों लोड को आपको मान के चलना पड़ेगा। पी मैक्स जो कि आ जाएगा 350 न्यूटन और पी मिन जो कि आ जाएगा आपका 100 न्यूटन। और जैसे पी मैक्स और पी मिन मिल जाता है, हम निकालते हैं आपका मीन स्ट्रेस 350 प्लस 100 दैट इज 450/2, तो ये आ जाएगा 225 न्यूटन। उसके बाद पी ए एम्पलीट्यूड आ जाएगा 350 माइनस 100 मतलब 250/2, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 125 न्यूटन इस तरीके से। और जैसे ये मिल जाता है तो हमको अब चाहिए के की वैल्यू, है ना, जो हमारे पास पहले से डिफाइंड है 1.2525, और हमको चाहिए के एस जो कि आता है 1 + 0.5/c, तो ये के एस की वैल्यू यहां पर डिफाइंड है 1.0833। और जैसे हम इसको रखेंगे अब एक एक करके, तो टाउ एम में आपका ये के एस डलता है, दैट इज के एस 8 pm d/π/d³। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टाउ एम की वैल्यू हमारी आ रही है 148.96। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप d/d को रिप्लेस कर सकते हैं c से, मैंने उसी टर्म्स में कोई क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि आपका c भी डिफाइंड है जो आपकी 6 है, तो 8 pmc/πd² करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। d की वैल्यू हमारी फिक्स्ड है जो हमेशा 5 m लेना है आपको, है ना। उसके बाद हमारा टाउ ए ये आपका k से रहता है रिलेटेड 8 PAD/πd³, और इसकी वैल्यू आ रही है 95.68, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको टाउ एम और टाउ ए मिल जाता है इस हेडिंग के पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में अब हम एफओएस निकाल सकते हैं। एफओएस निकालने के लिए हमको बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास टाउ एम है और टाउ ए है। हमको SSY और SSE डैश चाहिए। हमने चुना है ग्रेड SW, और ग्रेड SW के लिए SSE डैश की वैल्यू होती है 0.22 SUT, और SSY की वैल्यू होती है 0.45 SUT। और इसको अगर आप चेक करेंगे तो SUT इसलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि 5 mm पे जो SUT है वो होता है 1440, तो उसके बेसिस पे आपका ये निकलेगा 316.8 आपका जो ये आएगा SSE डैश। और उसके बाद जो SSY की वैल्यू है ये 648 आएगी। तो हमारे पास इक्वेशन रखने के लिए चारों वैल्यू है। अब आपको ये मेन इक्वेशन दैट इज टाउ ए इक्वल्स टू SSY/FOS माइनस टाउ एम इक्वल्स टू SSE-/2 अपॉन SSY माइनस SSE-/2। इस इक्वेशन को जो आपके डाटा बुक में दिया है इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल एफओएस की वैल्यू है ये आ रही है 1.46। तो इस तरीके से ये पूरा केस सॉल्व होता है। एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको दोनों लोड को आपको पहले स्टैटिक लेकर डिजाइन करना और सारे स्प्रिंग के डायमेंशंस निकालने हैं। उसके बाद उन्हीं दो लोड को आपको फ्लक्चुएटिंग नेचर का एज्यूम करके उससे रिलेटेड उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पेज 47 में, एग्जाम्पल 10.15। ये भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल है। इसमें एक एग्जॉस्ट वॉल ऑफ ए डीजल इंजन इज शोन बिलो। एग्जॉस्ट वॉल की आपको एक डायग्राम दिया हुआ है डीजल इंजन के लिए, और इसका जो डाटा है वो आप देखेंगे क्या क्या है। द डायमीटर ऑफ द वॉल्व, डायमीटर आपको वॉल्व का डायमीटर दिया हुआ है, क्योंकि एग्जॉस्ट वॉल्व इंजन है तो ये आपको दिया हुआ है 32 mm। एंड द सक्शन प्रेशर इन द सिलेंडर, ये डीजल इंजन में लगा है। तो डीजल इंजन हम जो जानते हैं कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हम देखते थे, जो डीजल इंजन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो सक्शन प्रेशर होता है वो एक मिनिमम प्रेशर होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। तो आपको ये सक्शन प्रेशर इन द सिलेंडर इज 0.03 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर दिया है सक्शन प्रेशर को हम मिनिमम प्रेशर मान के चलेंगे, है ना, ये मिनिमम प्रेशर ही होता है। तो
तो मिनिमम प्रेशर की वैल्यू आपको 0.3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब आपको प्रेशर दिया है तो आपको लोड गिवन नहीं है, लोड आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको शुरू से दिमाग में रखना है कि अगर आपको मिनिमम प्रेशर की वैल्यू दी है तो इससे जो लोड भी आएगा वो मिनिमम लोड आएगा, जिसको हम P2 या P min बोलेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। द मास ऑफ द वॉल्व, यहां पर वॉल्व का मास भी दिया हुआ है, दैट इज 50 ग्राम। ध्यान रखेंगे ये ग्राम में दिया हुआ है ना। इसको आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आपका 0.05 kg आ जाएगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड हम यही सब यूनिट्स का यूज करेंगे। द मैक्सिमम वॉल्व लिफ्ट इज 10 mm। आपको जिस टाइप से डायग्राम में दिख रहा है कि वॉल्व के साथ ही स्प्रिंग है, जो वॉल्व का लिफ्ट है वो 10 mm है। इसका मतलब स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा वो भी 10 mm ही होगा। इसके बाद दिया द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस का हम एक नया डाटा आपको दिख रहा है, ये के की वैल्यू ये 10 न्यूटन पर मिलीमीटर होती है, ये भी आपको गिवन है। सी की वैल्यू, स्प्रिंग इंडेक्स आपको दिया है 8। आगे टाउ ए की वैल्यू 0.3 SUT आपको एज्यूम करने कहा गया है। डिजाइन द स्प्रिंग फॉर स्टैटिक कंसिडरेशन एंड फाइंड एफर्ट्स अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। इसका प्रीवियस न्यूमेरिकल से ही आपको रिलेटेड आपको इसका जो डाटा आपको निकालना है। तो इसमें भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिजाइन अगेंस्ट हम स्टैटिक लोड की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टैटिक लोड, जिसमें आपको दोनों लोड को P1 P2 मान के चलना है। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी लोड गिवन नहीं है। जो हमको गिवन है वो एक प्रेशर है, और प्रेशर भी एक सिंगल प्रेशर गिवन है जो मिनिमम प्रेशर है। तो हमको सबसे पहले आपको लोड निकालना पड़ेगा, इसलिए पहला है स्प्रिंग फोर्सेस लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले आपको स्प्रिंग फोर्सेस, और जो स्टैटिक लोड में जो स्प्रिंग फोर्सेस होते हैं वो P1 और P2 होते हैं, आपको ध्यान होगा है ना। ये नोटेशन हम यूज करेंगे तो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम मिनिमम प्रेशर की बात करेंगे। तो मिनिमम प्रेशर के बेसिस पे हमको हमारा निकलता है मिनिमम लोड, जो कि हम बोलेंगे P2। अब अगर हम प्रेशर के टर्म्स में देखें तो हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब ये वॉल्व पे लग रहा है इसलिए फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द वॉल्व, और अगर वो फोर्स हम निकालना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द वॉल्व। तो आपको पहला चीज तो आपको मिलेगा है ना, मिनिमम प्रेशर इनटू एरिया ऑफ वॉल्व। इसके साथ हम एक चीज और ऐड करेंगे, क्योंकि आपको मास दिया है वॉल्व का, जैसा कि आपने डायग्राम में आपको दिखेगा नोट्स में, है ना, कि वो जो वॉल्व का मास है वो टुवर्ड्स हमेशा ग्रेविटी को फॉलो करते हुए टुवर्ड्स ग्राउंड ही रहता है। तो वो मास जो होता है वो भी ऐड हो जाएगा, वो भी फोर्स में ऐड होगा। तो वो मास लेकिन केजी में दिया है तो आप इसको फोर्स न्यूटन में चेंज करेंगे, है ना, जो कि हो जाता है mg, है ना। तो ये मास ऑफ द वॉल्व इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको करना पड़ेगा, न्यूटन में चेंज जाएगा। तो फाइनली आपको जो P2 मिलेगा वो मिलेगा 0.3 प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द वॉल्व होगा π/4 32 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर ऑफ वॉल्व आपको 32 दिया है, प्लस, है ना, अब ये आपका मास है जो 0.03 kg है इनटू 9.81 आपको करना पड़ेगा। तो इससे जो आपका मिनिमम लोड P2 की वैल्यू है ये आ रही है 24.62, इस तरीके से। लेकिन हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, है ना, कि आगे कैलकुलेशंस हमारे इजी हो जाए, तो हमने इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लिया है कि लेट P2 इक्वल्स टू 25 न्यूटन। ध्यान रखेंगे अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी आपका प्रोसेस सही कहलाएगा, बट जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसा ये कर दिया गया है, या आपके बुक में भी ऐसा किया गया, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। आप नहीं भी करेंगे तो ये कोई गलत नहीं होगा, या एग्जैक्ट वैल्यू भी फोर्स के लेके चलेंगे तो ये सही रहेगा। तो ये इस प्रोसेस से आपका ये प्रेशर, मिनिमम प्रेशर से आपका मिनिमम लोड मिल जाएगा P2, जो कि है 25 न्यूटन। अब मैक्सिमम लोड निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने डाटा पे। तो हमने ये ऊपर के सारे डाटा को यूज कर लिया है और P2 निकाल लिया है। अब अगर जो बचे हुए डाटा को आप देखेंगे तो उसमें आपको एक स्टिफनेस की वैल्यू दिखेगी जो होता है K, है ना, और आपको एक डिफ्लेक्शन दिया है डेल्टा। तो स्टिफनेस का एक इक्वेशन होता है, अगर वो कोई स्प्रिंग दो लोड झेल रहा है, तो मैंने बताया था कि एक रिक्वायर्ड स्टिफनेस होता है ना, डिजाइन होने से पहले, जो कि होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर ये सिंगल लोड होता तो हम K की वैल्यू को लिखते P/डेल्टा, लेकिन दो लोड के केस में मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन होता है P1 माइनस P2, है ना, अपॉन डेल्टा। उस रेंज में डिफ्लेक्शन, है ना, को आपको देते हुए चलना है उस रेंज ऑफ लोड के लिए। तो इसी को यूज करेंगे आप। तो P1 माइनस P2 अपॉन डिफ्लेक्शन। अब यहां से आपको K की वैल्यू मिली है 10,
डिफ्लेक्शन भी है आपके पास 10 और P2 है 25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो P1 का वैल्यू है ये आपको मिलेगा 125 न्यूटन। तो इस तरीके से आपको दोनों मैक्सिमम और मिनिमम लोड की वैल्यू मिल जाती है आपके स्टैटिक के केस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास लोड आ गया है, हमारे पास और डाटा अब चाहिए कि हमारे पास SUT होना चाहिए मटेरियल का, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से डाटा में दिख रहा है कि कहीं भी SUT नहीं है और स्प्रिंग का मटेरियल भी गिवन नहीं है। इसका मतलब आपको फिर से मटेरियल एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्प्रिंग मटेरियल। अब की बार आप देख रहे होंगे है ना कि आपके पास फिर से दो ही ग्रेड है बेटर ग्रेड के, जो है SW और VW, लेकिन यहाँ पर ये डीजल इंजन के वॉल्व में लग रहा है एक वॉल्व स्प्रिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर जो स्प्रिंग का मटेरियल चुन लिया है वो VW ग्रेड का चुन लिया है। ध्यान रखेंगे है ना, आप SW भी रख सकते हैं है ना। हम बेसिकली ये बताया था कि इंडस्ट्रियल स्प्रिंग्स के लिए हम SW लेंगे या कोई मैकेनिज्म के लिए स्प्रिंग के लिए, कहीं पर अगर इंजन के वॉल्व्स या क्लचेस की बात आती है वहाँ पर VW लेंगे हम ग्रेड, तो यहाँ पर VW ले लेंगे हम। तो थर्ड स्टेप में आपके पास C है, इसलिए आपको नेक्स्ट स्टेप बनाना पड़ेगा। अब हमारा वायर डायमीटर मिल जाएगा। वायर डायमीटर की फिर से आपको ट्रायल एरर प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें दो इक्वेशन बनेंगे, एक टाउ A इक्वल्स टू 0.3 SUT, यह आपका बनेगा इक्वेशन 1, और दूसरा टाउ इक्वल्स टू K टाइम्स 8P1C अपॉन पाई डी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे दो लोड केस में हम फिर से P1 लेके चलेंगे इसको, तो इससे अगर आप निकालेंगे जिसमें आप K की वैल्यू आप ढूंढ लेंगे है ना, जो आपको C इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ से K की वैल्यू आएगा 1.184, ये कैपिटल K की वैल्यू है, और इससे अगर आप निकालेंगे तो ये टाउ आपको आएगा 3015.03 अपॉन डी स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको फिर से वही ट्रायल 1 D इक्वल्स टू 3 mm पे सॉल्व करना है। तो अगर मैंने सॉल्व किया, दिख रहा है कि D इक्वल्स टू 3 mm पे सॉल्व किया है, तो आपका पहली बार में ये जो आ रहा है ये अब सेफ आ रहा है कि टाउ की वैल्यू, टाउ ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे को दिखा रहा था ट्रायल 1 में मैं अगर बात करूँ तो ट्रायल 1 में ये टाउ ए की वैल्यू है 429, और जो इंड्यूस स्ट्रेस है ये आ रहा है 335। तो मैंने बताया था कि जैसा कि अगर आपका पहले ही ट्रायल में 3 mm लेने पर अगर ये टाउ की वैल्यू, इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू अलाउएबल से कम हो जाती है ना, हमारा डिजाइन सेफ कहलाएगा ये, तो हमको डायमीटर को डिक्रीज करना है आपकी बात। तो D इक्वल्स टू नेक्स्ट ट्रायल आपको दिख रहा होगा वो 2.5 mm का है, उसको लेंगे। तो अब की बार आपको जो दिख रहा है वो डिजाइन सेफ नहीं है, 2.5 लेने पे वो आपका इंड्यूस स्ट्रेस बढ़ गया है। तो इसका मतलब हमारा जो सेफ डायमीटर था 3 mm यही चलेगा, लेकिन फिर से कि आपका जो D इक्वल्स टू 3 mm सेफ आ रहा है, तो आपको फिर से एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसको दोनों केस से सॉल्व करना है कि सिंस D इक्वल्स टू 3 mm इज सेटिस्फाइंग अवर डिजाइन कंसिडरेशन, बट टू अकाउंट फॉर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है ना, लेट अस इंक्रीज डायमीटर D, इसमें प्लस 1 mm कर लेंगे, तो फाइनल D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 mm। और जैसे ये 4 mm आ जाएगा आपके पास, आप अपना बाकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। फोर्थ स्टेप में कैपिटल D निकल जाएगा है ना, आपका C इंटू D जो आएगा 32 mm। फिफ्थ स्टेप में आपके पास डिफ्लेक्शन है जो कि 10 mm है, तो फिर से वो आपका 8P1 माइनस P2 है ना, D क्यूब N अपॉन GD रेज टू 4, इसको यूज करेंगे तो कैपिटल N की वैल्यू जो राउंड ऑफ वैल्यू है ये निकल के आ जाएगी आपके पास 8 कॉइल्स। सिक्स स्टेप में आपको NT मिल जाएगा जो कि होता है N+2, मतलब ये हो जाएगा आपका 10 कॉइल्स। सेवंथ स्टेप में आपको LF निकालना है, उसके लिए आपको LS चाहिए, दैट इज NT इंटू D, तो ये आ जाएगा LS आपको वैल्यू 40। गैप की हम बात करेंगे, टोटल एक्सियल गैप की, तो NT माइनस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा गैप आपका 9 mm का। और एक्चुअल डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 की बात करेंगे तो हम P1 का यूज करके 8P1 D क्यूब N अपॉन GD रेज टू 4 करेंगे, तो ये डेल्टा 1 भी हमारा निकल के आ रहा है 12.58, और ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो फ्री लेंथ है वो आ रहा है आपका 61.58, जिसको हम राउंड फिगर में हम लिख रहे हैं 62 mm। इसके बाद हम 8th स्टेप में पिच निकाल लेंगे जो कि होता है LF अपॉन NT माइनस 1, और ये पिच की वैल्यू भी आ रही है आपकी 6.89। फिर से आपको दिख रहा होगा कि
मैंने एक स्टेप नहीं इसमें किया है, दैट इज स्टिफनेस, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है ये स्टेप को, क्योंकि ये स्टिफनेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन पर एमएम है ना, तो इसलिए आपको स्टिफनेस देखने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं कि एक्चुअल स्टिफनेस आपको निकालना है ना, ये स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड स्टिफनेस की वैल्यू दी रहती है, तो अगर आप एक्चुअल स्टिफनेस निकालना है तो आप कर सकते हैं कि इक्वल्स टू, है ना, GD⁴/8D³ से आप इसका एक्चुअल स्टिफनेस की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। ये आपको रिक्वायर्ड स्टिफनेस दिया रहता है जो स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल में दिया रहता है। अब हम आ जाएंगे फ्लक्चुएटिंग लोड के बेसिस पे आपको जो निकालने के लिए फिर से वही आपको स्टेप है कि आपको टाउ ए और टाउ एम की जरूरत पड़ेगी। इसमें अब हमारा बन जाएगा ये पी मैक्स जो कि आएगा 125 न्यूटन और पी मिन जो कि आ जाएगा 25 न्यूटन। बताया था कि आपको ये दोनों लोड को जो आप P1 P2 लेके चले थे, पी मैक्स और पी मिन बन जाएगा। इसमें आप पी एम लेंगे 125 + 25 150/2, तो ये आएगा आपका 75 न्यूटन। इसके बाद हम पी ए की बात करेंगे तो ये आएगा आपका 50 न्यूटन। उसके बाद हम इसको यूज करेंगे, है ना, के एस और के निकालेंगे, तो के हमने निकाला हुआ था 1.184, हमको के एस निकालना जो कि 1 + 0.5/c आएगा, तो ये के एस की वैल्यू आ रही है 1.0625, और इनको बारी बारी आप यूज करेंगे टाउ एम निकालने के लिए। के एस 8pmc/πd² करके भी अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 101.46। वैसे टाउ ए, है ना, जो होता है के 8pac/πd², इससे आएगा 75.38। और सेकंड स्टेप में हम एफओएस निकालेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए रहेगा फिर से SSE SSY। हमने ग्रेड VW लिखा है, तो VW के लिए सबसे पहले D = आपको 4 mm पे पता करना पड़ेगा। इसका SUT का वैल्यू तो आ रहा है आपका डेटा बुक से 1400 Nm/mm²। इससे हमारा निकल जाएगा SSE- जो कि होता है 0.22 SUT, इसकी वैल्यू आ रही है 308, और SSY जो कि होता है 0.45 SUT और इसकी वैल्यू आ रही है 630। फिर हमको फाइनल वाले इक्वेशन में टाउ ए और टाउ एम वाला इक्वेशन जो हमने फॉर्स से निकाला था, इसको यूज करेंगे तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ रही है 1.88। तो आज हमने दो न्यूमेरिकल्स देखा जिसमें आपको कंबाइंड किया गया था स्टैटिक लोड को और फ्लक्चुएटिंग लोड को, जिसके बेसिस आपको डिजाइन करना था। बस इसमें हमने एक ही मॉडिफिकेशन किया है कि स्टैटिक से जो भी डायमीटर आएगा वायर डायमीटर, उसको हम 1 mm और इंक्रीज कर देंगे, है ना, ताकि हमारा जब फ्लक्चुएटिंग से उसका एफओएस चेक करे तो कम ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, इसका मतलब हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड भी झेलने लायक हो रहे। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।